हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज के पार्ट 32 में आपका स्वागत है। यहाँ पे वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कस्टम क्लियरेंस कैसे करना है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है एंड कस्टम क्लियरेंस में आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकता है वो पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको बताऊंगा। मेरा नाम परेश सोलंकी है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, गुजराती बिजनेसमैन हूँ एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मेंटर हूँ, जहाँ पे मैं लाइव में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में पूरा सपोर्ट करता हूँ एंड यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर में भी हम मिलकर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर के बारे में एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप के बारे में जानने के लिए यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे जो है कस्टम क्लियरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपोर्ट में क्या क्या प्रोसेस होता है या इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस में क्या क्या प्रोसेस होता है पूरा मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार एक्सपोर्टर को नॉलेज नहीं होता है तो एक्सपोर्टर के साथ फ्रॉड भी हो सकता है, एक्सपोर्टर से जो है बहुत सारे स्टेप पे ज्यादा पैसा भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करते हो या तो आप इंपोर्ट करते हो, आपके साथ क्या क्या स्कैम हो सकता है वो आगे मैं आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट में कस्टम क्लियरेंस का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको जो है बायर फाइंड करना है एंड बायर को कन्विंस करना। देखिए आज के दिन में बायर फाइंड करना कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बायर फाइंड करने का कंसेप्ट ही पुराना हो गया है क्योंकि बायर का लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। यस, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में बायर का लिस्ट जो है हम ही प्रोवाइड करते हैं क्योंकि मार्केट में आपको सबको पता है बायर का लिस्ट तो अवेलेबल है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है बायर को कन्विंस कैसे करना है, जिसमें मैं पूरा लाइव में सपोर्ट करता हूं। यस, तो यहाँ पे बायर को कन्विंस करना है। जैसे ही बायर कन्विंस होगा आपको एडवांस में पेमेंट देगा। यस, हमें सेफ पेमेंट एलसी या एडवांस में ही बिजनेस करना है। कई लोग मुझे यहाँ पे पूछते हैं कि सर एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। देखिए यहाँ पे पैसा जो है एडवांस में आ रहा है तो यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लगेगा। आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या कम इन्वेस्टमेंट में भी जो है अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे सबसे बढ़िया है ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी। आप ज्वाइंट वेंचर स्ट्रेटेजी के अंदर विदाउट इन्वेस्टमेंट भी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो है ऑर्डर फाइनलाइज करना है, बायर से एडवांस पेमेंट लेना है, इसके बाद आपको एक्सपोर्ट का प्लानिंग करना है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर ऑर्डर फाइनलाइज होने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट का प्लानिंग करना है। यस, कि आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं गारमेंट। यस, आज के दिन में गारमेंट की, इंडियन गारमेंट की पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है, तो गारमेंट एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं खुद भी जो है गारमेंट एक्सपोर्ट करता हूं एंड आप यहाँ पे गारमेंट के मैन्युफैक्चरर हो तो यहाँ पे हम भी आपके साथ, अगर हमारे कैटेगरी में बैठता है तो हम भी आपके साथ ज्वाइंट वेंचर बिजनेस कर सकते हैं एंड जो है मिलके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गारमेंट हमें एक्सपोर्ट करना है तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो मैं तो एक्सपोर्ट करता हूं, मुझे पता है, बट एक नया एक्सपोर्टर है उसको इतना आइडिया नहीं होता है। तो जब भी गारमेंट एक्सपोर्ट करना है तो आईसी लगता है, उसके बाद एपीसी का आरसीएमसी या फीओ का भी आरसीएमसी चलता है। एपीसी का आरसीएमसी लगता है, अपीयरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी लगेगा, उसके बाद जीएसटी लगेगा, उसके बाद जो है गारमेंट का टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा। यस, कोई भी गारमेंट है बायर के हिसाब से टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा एंड बायर ने मांगा तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीपीआई जो है यहाँ पे लगेगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लाइक वुडन बॉक्स में पैक करते हो तो यहाँ पे फूमिगेशन सर्टिफिकेट लगेगा एंड इसके बाद जो है यहाँ पे बायर जो मांगता है कंट्री के हिसाब से कि रैक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया या कोई डंस नंबर वगैरह हो गया, जो बायर मांगता है वो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। मेनली आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी एंड उसके बाद टेस्टिंग रिपोर्ट जो है ये मेन डॉक्यूमेंट है। एंड पहली बार एक्सपोर्ट करते हो तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, जो सीएचए हमको कस्टम में करके देगा, इस गेट में एडी कोड रजिस्ट्रेशन करके देगा। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो या आप इंपोर्ट करना चाहते हो, एडी कोड रजिस्ट्रेशन जो है पहली बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो कंपलसरी होता है। बैंक से एडी कोड लेटर लेना है और जो है कस्टम में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट हमें बनाना होता है एंड जब इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट में जो है डॉक्यूमेंट सप्लायर देगा, तो मैं सप्लायर को बताना है कि हमें इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा। यस, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हम देंगे, इंपोर्ट करेंगे तो सप्लायर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देगा, बिल ऑफ लेडिंग वगैरह देगा। तो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक्सपोर्ट में लगते हैं वही डॉक्यूमेंट मोस्टली जो है आपको इंपोर्ट में सप्लायर से मांगना है, टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह सब। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद कस्टम में क्या क्या प्रोसीजर रहता है, तो कस्टम का प्रोसीजर जब भी आता है तो यहाँ पे सीएचए का नाम आता है। यस, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप चाहो तो खुद भी कस्टम क्लियरेंस कर सकते हो, बट आपको उसके रूल्स रेगुलेशन एंड कस्टम के कंप्लायंसेस पता होना चाहिए, जो थोड़ा एज ए न्यू एक्सपोर्टर डिफिकल्ट है। एंड एक बार हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर लाइक हमने एक सेशन रखा था सीएचए का, तो एक सीएचए एक सेशन लेने आए थे तो उसमें एक पार्टिसिपेंट ने पूछ लिया कि क्या हम कस्टम क्लियरेंस खुद कर सकते हैं। तो सीएचए ने बताया यस सर, आप कस्टम क्लियरेंस खुद कर सकते हो, सारे कंप्लायंसेस वगैरह आपको मालूम होना चाहिए, बट सर आप एक्सपोर्टर हो या सीएचए हो। बोले कि मैं तो एक्सपोर्टर हूं। तो फिर बोले कि आपको आपका काम करना है। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका काम जो है वो करेगा। तो कस्टम क्लियरेंस का काम जनरली सीएचए का होता है। तो आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, आपको एक सीएचए अपॉइंट करना है जो आपके बिहाफ पे कस्टम में पूरा काम करेगा एंड जो है पूरा प्रोसेस करेगा। वो प्रोसेस भी क्या होता है यहाँ पे मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे मैं आपको बता देखियो, सीएचए बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत होशियार होता है। सीएचए गवर्नमेंट ऑथराइज होते हैं। यस, गवर्नमेंट का उसके पास लाइसेंस होता है, बट वो प्रैक्टिस प्राइवेट करते हैं। तो सीएचए गवर्नमेंट ऑथराइज होते हैं, उसको बहुत नॉलेज भी होता है। बट जो है मेन एक्सपोर्टर को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछोगे तभी वो आंसर देगा। तो यहाँ पे आपको एज ए एक्सपोर्टर ध्यान रखना है कि आप जो भी एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको भी नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे पेमेंट भी एडवांस आ गया है, सीएचए को भी अपॉइंट कर दिया है, एडी कोड भी हो गया है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर से गुड्स जो है रेडी करवाना है, पैक करवाना है। तो मैन्युफैक्चर आपको गुड्स रेडी करके देगा, आपको प्रॉपर लेबलिंग वगैरह करना है। यस, ये आपको मालूम होना चाहिए एक्सपोर्ट में लेबलिंग कैसे करना है, मार्किंग कैसे करना है, वरना हमारे कस्टम में आपका कार्गो फंस सकता है या तो फिर बाहर के कस्टम में आपका कार्गो जो है फंस सकता है। यहाँ से तो निकल जाएगा, यहाँ तो चाय पानी से भी निकल जाएगा, समझो। यहाँ पे कुछ रुका तो कॉमन बात है, तो कुछ भी बातचीत से चाय पानी से भी निकल जाएगा। बट विदेश के अंदर इतना इजी बात नहीं होता है, इसलिए एक्यूरेसी से आपको काम करना है। तो प्रॉपर्ली लेबलिंग वगैरह करना है, फिर इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बना के सीएचए को मेल करना है। तो यहाँ से जो है एक्सपोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है। तो सीएचए जो है शिपिंग बिल फाइल करेगा, उसका एक ड्राफ्ट कॉपी आता है। ड्राफ्ट कॉपी वो आपको बताएगा, आपको वेरीफाई करना है सारी चीजें कि आपका जो भी डिटेल है प्रॉपरली, जीएसटी नंबर वगैरह, एलयूटी में एक्सपोर्ट करते हो तो जो डिटेल आपको भरनी है शिपिंग बिल में मैन्युफैक्चर की, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे गलती किया तो जीएसटी वापस नहीं मिलेगा और आपको फिर जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल जो है यहाँ पे एक पार्ट है कस्टम में कि प्रॉपर डिटेल होना चाहिए। यहाँ पे आपने मिस डिक्लेरेशन कर दिया, कुछ भी गलत चीजें कस्टम में दे दी तो आपके सामने केस भी हो सकता है। यस, आपको स्मगलर भी माना जा सकता है। कैसे? जैसे कि आपका जो कंट्री है इसके अंदर 120 बॉक्स है, पर आपका शिपिंग बिल फाइल हुआ है उसमें 1010 मतलब 110 बॉक्स का ही जो है जिक्र किया है, तो 10 बॉक्स जो है वो आप स्मगलिंग कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे कस्टम मान सकता है। या इंपोर्ट में भी कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, 120 बॉक्स आए हैं, बिल ऑफ एंट्री में फाइल हुआ 110 बॉक्स, तो यहाँ पे जो है 10 बॉक्स का स्मगलिंग भी माना जाएगा। और आपको पता है स्मगलिंग पे क्या क्या केस होते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर नॉलेज के साथ ही काम करना है। यस, मिक्स डिक्लेरेशन करोगे, एचएस कोड गलत कर दिया, ये तो क्लियर बात है ना। यहाँ पे ये पैंट का एचएस कोड है, जींस पैंट का एचएस कोड है, उसी जगह एचएस कोड ही शर्ट का आ गया, गलत लिख दिया, तो ये तो पूरा मिस डिक्लेरेशन है। आप भेज रहे हो शर्ट बट एचएस कोड में दिखा रहे हो पैंट है, या भेज रहे हो पैंट एचएस कोड में शर्ट का लिखा है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैंने सुना कि कंट्री रिजेक्ट हो गया या कस्टम में फंस गया, तो इसका यही रीजन होता है, या तो मिस डिक्लेरेशन होता है, या तो मिच में एचएस कोड में होता है, या तो कुछ प्रोडक्ट ही गलत होता है। तो वो बहुत सारी चीजों यहाँ पे ध्यान रखनी। तो आप एक्यूरेसी के साथ मेंटर के साथ काम करोगे तो यहाँ पे जो है मेनली कस्टम वगैरह में जो इतना दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली शिपिंग बिल फाइल करवाना है, जो सीएचए शिपिंग बिल फाइल करेगा। और दूसरा, यहाँ पे कोई वीडियो कोई एक्सपोर्टर भी देख सकता है, तो बोले सर हम तो 5 साल से एक्सपोर्ट कर रहा है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाता है, सेटिंग वगैरह हो जाता है। देखिए अभी तक जो है हो रहा था, क्योंकि इतना सिस्टम बना नहीं था। अभी आपको पता है जीएसटी आने से और ऑनलाइन ई इनवॉइसिंग होने से सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छी बात है ना कि पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है, हर जगह पे कैमरे रहते हैं, हर जगह पे सिस्टम है, तो आगे जो है सारी चीजें मुश्किल रहेगी। तो यहाँ पे मेरा काम है आपको राइट इंफॉर्मेशन देना। यस, यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको ध्यान रखना, एक्यूरेसी रखना, गलती नहीं करना है। तो सीएचए शिपिंग बिल फाइल करेगा, आपका कार्गो कस्टम में जाएगा। अब कस्टम में क्या क्या प्रोसेस होता है? अब कस्टम में जो है 2-3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। यस, तो आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, परचेज के इनवॉइस वगैरह आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके पास आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, फूड एक्सपोर्ट करे तो फसाई वगैरह है, तो डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरा वेरीफाई होता है कि लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है, तो वेरीफाई होता है। दूसरा वैल्यूएशन होता है कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो ओवर इनवॉइसिंग है ना तो अंडर इनवॉइसिंग है, आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, परचेज और सेल्स वगैरह मैच हो रहा है, तो पूरा जो है कस्टम ऑफिसर चेक करते हैं, वैल्यूएशन भी चेक करते हैं। एंड जब भी गवर्नमेंट के बेनिफिट एक्सपोर्ट में लेने तो थोड़ा ज्यादा चेक होता है, तो आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन चेक होगा, और उसके बाद जो है आपका कार्गो चेक होगा। यस, और यहाँ पे एक अच्छी बात है, गुड न्यूज भी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस में क्या होता है कि यहाँ पे रैंडम कार्गो चेकिंग होता है। डाउट लगा तो कोई भी कंट्री खोल के वो लोग चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन से मैं कंट्री जो है फैक्ट्री पे बुला लेता हूँ, कंट्री फैक्ट्री पे आ जाता है, मैं भर देता हूँ, मैं सील लगा देता हूँ, और वो कंट्री जो है आईसीडी में जाता है। तो कंट्री पे तो सील लगा हुआ है। अब क्या होता है कि मेरा कार्गो कस्टम क्लियरेंस में जाता है, ऑफिसर वैल्यूएशन चेक करता है और सारी चीजें सब चीजें चेक करते हैं। उसके बाद वहां पे ऑफिसर को लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, मुझे चेक करना पड़ेगा, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कंट्री को खोलेंगे। तो जो भी
भी सील लगा होगा उसे तोड़ देंगे एंड कार्गो को खोलेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वापस बंद करेंगे और नए सील लगा देंगे। तो ये काम हमारा सीएचए करवा देता है हमारे बिहाफ पे। तो एज ए एक्सपोर्टर हमें आईसीडी, पोर्ट या जो सीएफएस में जाना नहीं होता है। कई लोगों को तो सर एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या पोर्ट में जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जाना होता है। मैं एक्सपोर्टर हूं तो मैं मेरे आदमी को बोलता हूं कंट्री लोड करके आ, तो लोड करके आता है और उसके बाद कस्टम में जाता है और यहां से डॉक्यूमेंट चले जाते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। कोई क्वेरी आती है तो सीएचए का कॉल आता है, सर इसमें क्या है, बॉक्स में क्या है, ऐसा क्या है, सर ये परचेज का इनवॉइस नहीं है, ये लाइए, ये चीजें मुझे दीजिए। तो सीएचए कोऑर्डिनेट करते हैं पूरा मेल में, तो पूरा आता है। बट एज ए एक्सपोर्टर हमें जाना नहीं होता है। जबकि कोई बड़ी क्वेरी ना आ जाए, जैसे कि बड़ी क्वेरी में कुछ इलीगल चीजें हमारे कंट्री से निकल गई, तो कोई भी चीज ऐसा हो गया, कुछ मिस मैच हो गया और सीएचए हैंडल ना कर पाया। समझो कई बार क्या छोटी मोटी क्वेरी आ जाती है, प्रॉपर मार्किंग नहीं है, तो सीएचए हैंडल कर लेते हैं, मार्किंग से लगा देता हूं, चलिए नहीं है ना तो गलत हो गया, हमसे गलती होगी, कोई बात नहीं सर आप बोलो वैसे स्टिकर लगा देता हूं, तो वही हैंडल करके वो चला जाता है। पर ऐसी कोई गलती हो गई है तो फिर जो है सीएचए बोलेगा कि अब हमसे हैंडल नहीं हो रहा, आप आ सकते हो, तो फिर आपको जाना रहता है। अदरवाइज जनरली जो है जाना नहीं रहता है। तो जब मैं कंट्री एक्सपोर्ट करता हूं तो मेरा कार्गो कस्टम में जाता है, सीएचए पूरा हैंडल करता है। कार्गो खोला तो वो खोल के चेक करेंगे और सही तरह से पैकिंग कर देंगे। यस, नए एक्सपोर्टर का क्वेश्चन रहता है कि सर फिर कार्गो को खोलेंगे तो पैकिंग वगैरह का क्या होगा, तो वो प्रॉपर्ली पैकिंग कर देंगे एंड उसके साथ कंट्री को बंद करके वापस से नया सील लगा देंगे। कभी कभी ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसका सैंपल भी लेना पड़ा तो वो सैंपल भी लेंगे एंड उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही एक्सपोर्ट होगा। तो एडवांस में थोड़ा प्लानिंग करना है क्योंकि रिपोर्ट आने में 1-2 दिन लग सकता है, क्योंकि कस्टम है, अब क्लियर करेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, वैल्यूएशन चेक होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ी तो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा और वो रैंडम चेक होता है। अच्छी बात है, अभी सिस्टम बन गया है, उसमें रैंडम चेक होगा, फिर जो है वेरीफाई हो जाएगा, आपका कार्गो कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा एंड आपका मेल आईडी आपने आइस गेट में डाला हुआ है तो आपको लियो शिपिंग बिल का एक ईमेल आएगा। बहुत काम की बात है। देखिए अब यहाँ पे आगे फ्रॉड कैसे होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। लियो शिपिंग बिल का मेल आएगा। लियो का मतलब होता है लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, मतलब हमारा जो कस्टम है उसने एक कंट्री को क्लियर कर दिया है एंड विदेश ले जाने का जो है परमिशन दे दिया है, तो लियो शिपिंग बिल जो है यहाँ पे आ जाता है एंड इसके बाद जो है कार्गो आपको शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देना है एंड शिपिंग लाइन जो है मेन पोर्ट में लेके जाती है एंड कार्गो फिर एक्सपोर्ट हो जाता है। मेन पोर्ट पे कोई काम नहीं होता है, मेन काम सीएफएस में होता है, इंपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस हो या एक्सपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस हो। अगर इंपोर्ट भी करते हो तो मेन मुंबई पोर्ट पे कार्गो आ गया, फिर वो कंट्री सीएफएस में आता है, वहां पे इंपोर्ट में थोड़ा ध्यान रखना है, जो है चेकिंग ज्यादा होता है एक्सपोर्ट की कंपेयर में। एक्सपोर्ट में इजी है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, बट इंपोर्ट में थोड़ा ज्यादा चेकिंग होता है, कार्गो का टेस्टिंग होता है और इंपोर्ट में जनरली 100% कंट्री मतलब चेक करते ही करते हैं, कंट्री पूरा चेक होता है, मतलब कोई भी कंट्री आएगा तो उसको चेक करेंगे वो। एक्सपोर्ट में क्या रैंडम 10% चेक होता है, इंपोर्ट में सारा चेक होता है, तो उसमें आपका कंट्री चेक होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होगा, इंपोर्ट ड्यूटी एंड जीएसटी आपको भरना है। आपका सीएचए जब बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा तो इंपोर्ट ड्यूटी एंड जीएसटी जनरेट हो जाएगा, ड्यूटी वगैरह भर दीजिए, आपका कार्गो क्लियर हो जाएगा। इंपोर्ट में क्या होता है कि आप पैसा दे चुके हो, अब कंटेनर यहाँ पे कस्टम ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपको पूरा लॉस हो सकता है। एक्सपोर्ट में क्या इतना दिक्कत नहीं है, वो तो वापस ले आएंगे तो वापस आ जाएगा, तो एक्सपोर्ट में इतना दिक्कत नहीं आता है, बट इंपोर्ट में एक्यूरेसी के साथ आपको कस्टम में जो है काम करना है। बिल ऑफ एंट्री सीएचए फाइल करेगा, ड्यूटी वगैरह भर देना है एंड कंटेनर जो है आपको कस्टम क्लियरेंस करवा के ला लेना है। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, पूरा ट्रांसपेरेंट बिजनेस हो गया, व्हाइट का बिजनेस हो गया, तो यहाँ पे जो है आपको भी पूरा ट्रांसपेरेंट काम करना है। बहुत सारे इंपोर्टर जो है अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। अंडर इनवॉइसिंग क्या होता है कि 10 लाख का कार्गो है, उसके ऊपर 30% ड्यूटी तो 3 लाख का ड्यूटी लगेगा, वो कार्गो को 5 लाख का दिखाते हैं और कई लोग तो 2 लाख का ही दिखा देते हैं। यस, तो फिर ये अंडर इनवॉइसिंग है, पूरा इलीगल चीजें आपको नहीं करना, किसी को नहीं करना। यस, तो वो 10 लाख के कार्गो को 5 लाख का दिखाते हैं एंड उसके बाद जो है उसको कस्टम क्लियरेंस करवा लेते हैं, बट उसमें जो है कहीं प्रॉब्लम हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एंड ये पूरा इलीगल चीज है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी इंपोर्ट में गवर्नमेंट भी होशियार होगी, गवर्नमेंट को सब पता है, तो ड्यूटी भी जो है उसने किलो पे कर दिया, पीस पे कर दिया। देखिए यहाँ पे कोई शर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो शर्ट पे समझो ये 500 रुपीज का शर्ट है या 1000 का शर्ट है, हम गिन लेते हैं, उसमें 30% इंपोर्ट ड्यूटी है, तो 300 रुपीज ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो बंदा क्या करेगा ड्यूटी बचाने के लिए कि ये 1000 के शर्ट को 500 का दिखाएगा, 30% के हिसाब से 150 रुपीज ड्यूटी भरना पड़ेगा, 150 रुपीज ड्यूटी बच जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पे पीस पे ड्यूटी कर दिया कि भाई ये आप शर्ट लाओगे 300 रुपीज ड्यूटी है पर पीस, जितने लाओगे। अब आप 1000 में लाए तो भी 300 भरना है, आप 500 में लाए तो भी आपको 300 भरना है। और कई जगहों पे तो लाइक परसेंटेज या तो लाइक फिक्स कर दिया है, या तो परसेंटेज में भरो या फिक्स भरो, विच एवर इज हायर। शर्ट में एग्जांपल के तौर पे 30% ड्यूटी है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि या तो 300 रुपीज भरो या तो 30% भरो, विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम आप कितना भी प्राइसिंग कम करोगे 300 रुपीज ड्यूटी भरना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट है, अच्छी बात है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यस, जैसे कि A4 साइज पेपर, तो A4 साइज पेपर में पहले ड्यूटी परसेंटेज पे था, तो क्या है लोग क्या करते थे, जो भी उसका
कंट्री का वैल्यू 10 लाख बता देते थे 5 लाख का, ये तो पूरा इलीगल चीज है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, किलो पे इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया, आपको जो है किलो पे इतना रुपया भरना है। अब किलो तो कम कर नहीं सकते हम, वेट तो कम कर नहीं सकते, और कई कई प्रोडक्ट में मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी लगा दिया। यस, आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो यहां पे मैं आपको बता दूं मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगा दिया, वो आपको मालूम होना चाहिए, उससे नीचे आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते हो। तो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी होता है, इंपोर्ट में ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट में भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस होता है, बट इतना कुछ नहीं। ऑनियन में एक बार लगाया था, अभी हटा दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज। तो इंपोर्ट में बहुत सारी प्रोडक्ट में MIP मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी लगाया हुआ है। तो यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्यूरेसी के साथ ध्यान रख के काम करना है। अब एक्सपोर्ट में आपके साथ फ्रॉड कहां पे हो सकता है, स्कैम कहां पे हो सकता है, या आपको लॉस कहां पे हो सकता है, मैं बताता हूं। देखिए, अब यहां पे सबसे पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वरना कोई भी CHA, देखो सारे CHA ऐसे नहीं होते हैं, बहुत CHA बहुत अच्छे होते हैं, मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूं, मुझे पता है, बट यहां पे जो है CHA मतलब लॉजिस्टिक वाले को, लॉजिस्टिक पर्सन को पता चल गया कि आप नए हो, तो डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे आपसे जो है 10,000 20,000 30,000 लिया जा सकता है। जैसे कि एडी कोड है, तो एडी कोड रजिस्टर करना है, तो लाइक वो गवर्नमेंट की साइड पे होता है, तो 2,000 से 5,000 को लेता है, तो ओके चार्जेस है। उसके बाद बोलेगा कि पहली बार है, ऐसा है, आपसे ज्यादा चार्ज लिया जा सकता है, तो कोई आपको इसके नाम पे भी स्कैम कर सकता है। दूसरा, कई बार क्या होता है, कस्टम क्लियरेंस में कोई दिक्कत है नहीं, बट एज ए एक्सपोर्टर आपको पता नहीं है, तो ऐसा भी आपको बोला जा सकता है कि कोई भी रीजन की वजह से, पहले तो रीजन पूछ लेना, वरना आपका कार्गो होल्ड हो गया है, अब आपको 10-20 हजार देना पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, कस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ट्रांसपेरेंट काम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में कोई आपके पास नॉलेज नहीं है तो फायदा उठा सकता है, स्कैम कर सकता है कि भाई इतना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एंड जो है आपको प्रॉपर पूछना है कि क्या क्वेरी है। देखिए, एक बार मेरा भी हुआ था कि सर जो है आपका कार्गो जा रहा है ना, तो इसमें जो है कि कस्टम में होल्ड हो गया है, अब थोड़ा आपको समझ जाओ कि कुछ देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ऐसा हुआ। मैंने बोला मेरा कोई गलती नहीं है, और मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं इस चीज का ही एक्सपर्ट हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक्सपर्ट हूं, बताइए। मैंने प्रॉपर मार्किंग किया है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट इनवॉइस पैकिंग से प्रॉपर थे, मेरे पास परचेज के सारे इनवॉइस थे, पूरा ट्रांसपेरेंट का, पूरा पेमेंट का डिटेल था, परफॉर्मा इनवॉइस था, जो भी मांगो आप मांग लीजिए, IEC था, RCMC था, GST था, तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए कॉमन है, मैं रेगुलर एक्सपोर्ट करता तो कॉमन है। तो फिर जो है मैंने बातचीत किया और मैंने बोला क्या है, आप एक काम कीजिए, मुझे मेल में क्वेरी लिख के भेजिए। देखो, आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं कर देना, मुझे पता था, कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने बोला, वरना फिर जो है कभी सही होता है ऐसा कि भाई कभी आप अपना कार्गो अटक गया, गलती है, तो डायरेक्ट एटीट्यूड नहीं दिखाना आपको। यस, मैंने बोला कि मुझे मेल में लिख के भेजिए, मैं क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। गवर्नमेंट जब कम्युनिकेशन करती है, कस्टम कम्युनिकेशन करेगा, तो एज ए एक्सपोर्टर को मेल भी कर सकता है, CHA को भी बता सकता है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कस्टम इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, बट जो है बीच में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना है कि प्लानिंग वगैरह कैसे किया उस हिसाब से, वरना देखिए कि जैसे कि आपने कोई शिप बुक किया है मंडे का और आपको अहमदाबाद से एक्सपोर्ट करना है, तो कोई भी शिप बुकिंग होता है ना, उसे 24 आवर पहले जो है कार्गो पोर्ट में पहुंच जाना चाहिए, वरना जो है वो कंटेनर शिप में नहीं जाता है, उसका 24 या 48 और डिपेंड्स ऑन उसका कट ऑफ टाइम होता है, और गेट ओपन पहले से हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग के हिसाब से पूरा प्लानिंग करना है, वरना अगर आपका शिप चला गया, आपका लेट हो गया, जैसे एयरपोर्ट में नहीं होता है 1 घंटे पहले चेक इन बंद हो जाता है, तो 12 बजे का फ्लाइट है, आप 11:30 बजे पहुंचे, आपको फ्लाइट में नहीं जाने दिया जाएगा, बोलेगा कि चेकिंग जो है बंद हो गया सर। ऐसा हो सकता है, मैं रेगुलर एयरपोर्ट पे जाता हूँ, कई लोगों का फ्लाइट मिस हो जाता है, मैं खुद क्या करता हूँ, मैं जल्दी ही एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूँ, एयरपोर्ट जाकर बैठता हूँ, पर रास्ते में दिक्कत नहीं, वरना एयरपोर्ट जाते हैं रास्ते में ट्रैफिक आके ये हो गया, अपना फ्लाइट मिस हो जाएगा। भाई फ्लाइट मिस हो जाए ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी भी फ्लाइट हो सकती है, फ्लाइट लोकल में करते 5,000 की फ्लाइट होती है, तो 5,000 रुपया बड़ी बात नहीं है, बट वहां जहां जाना है वहां पे काम इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ सकते हो ना कि जहां पे हमें मीटिंग है, वो मीटिंग मिस हो जाए तो वो बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम जो है पूरा काम करना है, वरना क्या होगा, शिपिंग लाइन आपको पेनल्टी लगाएगी, आपने डिले किया, आपका कंटेनर जो है ये शिप में जाना था, इसमें नहीं गया, उसको बोलते रोल ओवर हो गया, अब नेक्स्ट शिप में जाएगा, तो शिपिंग लाइन आपको यहाँ पे पेनल्टी लगाएगी। तो एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी पेनल्टी भी आती है। तो यहाँ पे नए जो एक्सपोर्टर होते हैं उसको बहुत सारी तकलीफ होती है, और इवन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर मेंटर नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो भी यहाँ पे वो दिक्कत आती है। तो आप चाहते हो कि ये सब चीजें दिक्कतें आपको ना आए और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्मूथली हो, तो आप जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमारी जो टीम है पूरा आपको सपोर्ट करेंगी, एंड मैं भी पूरा आपको लाइव में सपोर्ट करूंगा। एंड यहाँ पे पूरा एक नेटवर्क बनता है, आपको पता है नेटवर्क इज नेटवर्क, तो यहाँ पे एक दूसरे का पूरा सपोर्ट रहता है, तो अच्छी तरह से काम होता है। तो यहाँ पे मेंटरशिप के अंदर जो है नेटवर्क रहता है, और नेटवर्क से कोई क्वेरी आती है तो भी वो सोल्व हो जाती है। तो यहाँ पे जो है नेटवर्क का सबसे बढ़िया बेनिफिट है, साथ में मिलकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको कस्टम प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, एंड आप चाहते हो कि हम साथ में मिलकर एक्सपोर्ट करें, तो आप जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हो?
अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो तो आज के कंपटीशन के जमाने में मेंटर के साथ काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइडिया तो सबके पास होता है बट वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने में मेंटर जो है सपोर्ट करता है एंड आपके टाइम को सेव करता है। हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्शन मेंटरशिप कम्युनिटी प्रोग्राम के अंदर हम जीरो से लेके एंड तक पूरा सपोर्ट करते हैं। कंपनी बनाने से लेके बायर फाइंडिंग तक स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे सपोर्ट रहता है। आप चाहते हो कि मैं एंड मेरी टीम आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने में पूरा सपोर्ट करे तो आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए। एंड डे 1 से मेरा 12 ईयर का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका टाइम बचेगा। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर स्पेशल हम सपोर्ट करते हैं बायर फाइंडिंग पे एंड बायर कन्विंसिंग पे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए एंड हमारे सपोर्ट से अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर।